हरीश गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव घूमने आया था। वो अकेला ही अपने हीरा चाचा के पास आया था। हीरा चाचा का एक बेटा था जिसे सब मिथु बुलाते थे। मिथु लगभग हरीश की ही उम्र का था। एक दिन शाम के समय हरीश और मिथु घूमने निकले थे। घूमते घूमते वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। चलो हरीश, घर वापस चलें। थोड़ा और दूर जाते हैं। अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो। ठीक है। वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। सूरज डूब चुका था। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सर्कस का तंबू दिखाई दिया। हम जब यहाँ से आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं था। अचानक कैसे आ गया? मिथु डर के मारे कांपने लगा। शायद ये वही सर्कस का तंबू है। भागो यहाँ से। अरे मिथु, क्या हुआ? कौन सा तंबू है ये? हरीश भी उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ही भागते भागते घर पहुंचे। दोनों को ऐसे आता देख हीरा डर गया। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? बाबा, हमें वो सर्कस दिखा। क्या? तुम दोनों गांव के बाहर गए ही क्यों थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। क्या हुआ चाचा? ऐसा क्या है उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में हुआ हादसा सुनाने लगे। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहली बार सर्कस आया था। हम सब उस सर्कस को देखने जाते थे। पर एक रात जब एक जोकर कलाबाजी दिखा रहा था, तब रस्सी से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाके जमीन पर गिरा। सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या? उस घटना के बाद जिस किसी ने भी जोकर की भूमिका की, वो सब मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उस पहले जोकर के भूत ने ही बदला लेने के लिए बाकी सारे जोकरों को मार डाला। हाँ, और अब वो गांव वालों के पीछे पड़ा है। हरीश को उस जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। वो उस तंबू में जाकर एक बार देखना चाहता था। अगली शाम वो अकेला ही सर्कस की दिशा में निकल पड़ा। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हरीश उस तंबू वाली जगह पर पहुंचा, पर वहां तंबू नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर आसपास देखने लगा। जैसे ही सूरज डूबकर अंधेरा हो गया, तंबू अपनी जगह पर दिखने लगा। हरीश को वो सब देखकर शुरू में थोड़ा डर लगा, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहा। अचानक तंबू से आवाज आने लगी, वेलकम, अंदर आइए और अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। उस आवाज ने हरीश को अपने वश में कर लिया और वो तंबू की तरफ खींचा चला गया। पीछे से मिथु दौड़ता हुआ आया और हरीश को आवाज देने लगा, रुको हरीश, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तंबू के अंदर चला गया। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचा, तंबू वहां से गायब हो गया। मिथु ने जोर की आवाज लगाई, हरीश! हरीश तंबू के अंदर आया और वो आवाज के वश से बाहर हो गया। अंदर सब सामान टूटा और बिखरा पड़ा था। जो जानवर सर्कस में काम करते थे, उनकी हड्डियां भी वहां बिखरी पड़ी थी। हरीश वो सारा माहौल देखकर डर गया। वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। निराश होकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे सिर्फ चूहों की आवाज आ रही थी। अचानक उस पर एक जोकर की लाल नाक आकर गिरी, जो खून में लथपथ थी। हरीश डर गया और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि ऊपर बंबू पर एक जोकर उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था।
जोकर ने नीचे छलांग लगाई और हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। वो नीचे आकर हंसने लगा। तुम मेरा खेल देखने आए हो? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम्हें देखना ही होगा। जोकर उछला और ऊपर बम्बू से लटक गया। हरीश यहाँ वहां भागने लगा। जोकर ने हरीश के ऊपर छलांग लगाई और उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर से उल्टा लटक गया। जोकर के सर का खून हरीश के ऊपर गिर रहा था। जोकर ने हरीश के दोनों हाथों को जोर से झटका और उन्हें निकालकर उनके साथ खेलने लगा। उन्हें हवा में उछालने लगा। जैसे ही हरीश के हाथ उसके शरीर से अलग हुए, वो नीचे गिर गया। हरीश डर की वजह से रोने और भागने लगा। जोकर फिर से उसके पास कूदा और इस बार उसे पैरों से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही जोकर ने हरीश को फेंका, हरीश के पैर निकल गए और वो जाली पर जाकर गिर गया। हरीश अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका था। जोकर उसके हाथ और पैर के साथ करतब दिखाने लगा, पूरे तंबू में घूमने लगा और घूमकर हरीश के सामने आ गया। हरीश उससे डरकर जैसे तैसे करके पीछे जाने लगा, पर जोकर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। मेरे सर्कस में मेरे सिवा कोई करतब नहीं दिखा सकता, समझे? तुम भी नहीं। जोकर उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ ही देर में हरीश की गर्दन जोकर के हाथों में आ गई और बचा हुआ शरीर नीचे गिर गया। जोकर हरीश के शरीर पर खड़ा होकर उसके सर को एक उंगली पर घुमाने लगा और आखिर में जोकर ने हरीश के शरीर के सारे हिस्से उठाए और उनसे करतब दिखाने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे तंबू में घूमने लगी। दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डाइन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगली सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई
कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी। सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा।
तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है। और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे, तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह। और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है, तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ? रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल!
एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। आ! राहुल चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहां से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन दो हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखे और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है, अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है। थोड़ा संभालता है।
राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत? राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है, माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।